नमस्कार दोस्तों, इन दोनों की तो लंका लग गई। वैसे माफ कीजिए, कभी मैं अपने वीडियो में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन जब अमेरिका जैसे सुपर पावर देश का राष्ट्रपति ईरान जैसे देश को पागलों का देश कहने लगे, क्रेजी बास्टर्ड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके अपने सन की होने का सबूत देने लगे, तो एक पत्रकार होने के नाते इतनी छूट तो मैं अपने दर्शकों से ले ही सकता हूं। इस वीडियो में मैं आपको ट्रंप और नेतन्याहू की आपराधिक साठगांठ की ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं कि सुनकर भी आपको आसानी से यकीन नहीं होगा। सुनकर और सोचकर आप हैरान हो जाएंगे कि ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलकर ईरान के लीडर्स की हत्या से लेकर तख्ता पलट की कितनी खतरनाक प्लानिंग की थी। इजराइल और अमेरिका के टॉप लीडर्स, टॉप कमांडर्स और टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को इस प्लानिंग में शामिल किया गया था। जंग शुरू होने के पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या के बाद अमेरिका और इजराइल ने सोचा था कि ईरान बस 2-4 दिनों में टूटकर बिखरने ही वाला है, फिर वही होगा जो हमने प्लान किया है, अपने प्रेजेंटेशन में सब कुछ तय किया है। लेकिन सब उल्टा पड़ गया। 39 दिनों तक चली जंग का वो नतीजा निकला जिसके बाद ये दोनों अपने महलों में बैठकर अपना माथा पीट रहे होंगे। ट्रंप नेतन्याहू को कोस रहे होंगे और नेतन्याहू अपने मोसाद चीफ को, जिन्होंने नेतन्याहू को भरोसा दिया था कि ईरान के सुप्रीम लीडर को मारते ही ईरान घुटनों के बल आ जाएगा और वहां सब कुछ बिखर जाएगा, फिर वही होगा जैसा हम चाहते हैं। ईरान ने दोनों की लंका लगा दी। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक लंबी रिपोर्ट में बताया गया है कि नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में ट्रंप को बाकायदा एक प्रेजेंटेशन के जरिए यकीन दिलाया था कि अगर उनकी प्लानिंग के हिसाब से अमेरिका और इजराइल ज्वाइंट ऑपरेशन करे और ईरान में खामेनेई को मार दे तो रिजीम चेंज किया जा सकता है और वहां उनके मुताबिक सरकार बन सकती है, और वही हो सकता है, वही होगा जो अमेरिका और इजराइल चाहेगा। 7 अप्रैल को एनवाईटी में छपी सनसनीखेज रिपोर्ट हाउ ट्रंप टुक द यूएस टू वॉर विथ ईरान आंखें खोल देने वाली है। एकदम हॉलीवुड की किसी फिल्म की तरह लिखी गई ये कहानी न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर जोनाथन स्वान और मैगी हैबरमैन की आने वाली किताब रिजीम चेंज इनसाइड द इंपीरियल प्रेसिडेंसी ऑफ ट्रंप के लिए लिखी गई रिपोर्टिंग पर आधारित है। ये रियल स्टोरी कुछ ऐसे शुरू होती है। गौर से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए कितनी बड़ी साजिश रची गई, और साजिशकर्ता नेतन्याहू और ट्रंप। 11 फरवरी की सुबह 11 बजे से ठीक पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की काली एसयूवी व्हाइट हाउस पहुंचती है। इजराइल के प्रधानमंत्री कई महीनों से अमेरिका को ईरान पर बड़ा हमला करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे। नेतन्याहू को बिना किसी शोर शराबे के अंदर ले जाया गया, रिपोर्टर्स की नजरों से दूर। सबसे पहले कैबिनेट रूम में इकट्ठा हुए, फिर नेतन्याहू नीचे सिचुएशन रूम में गए। वहां राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम के लिए ईरान पर एक बेहद गोपनीय प्रेजेंटेशन होने वाला था। विदेशी नेताओं के साथ आमने सामने की बैठकें यहां बहुत कम होती हैं। ट्रंप कमरे में आए और अपनी यूजुअल सीट पर नहीं बैठे, बल्कि दीवार पर लगी बड़ी स्क्रीन की तरफ मुंह करके टेबल के एक तरफ बैठ गए। नेतन्याहू उनके बगल में सामने बैठे। पीछे की स्क्रीन पर मोसाद के चीफ डेविड बार्निया और इजरायली सैन्य अधिकारी दिख रहे थे। नेतन्याहू को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी पूरी कमांड टीम के साथ बैठे हों। व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स टेबल के दूसरे छोर पर थी। विदेश मंत्री मार्को रूबियो अपनी जगह पर बैठे थे। डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ और ज्वाइंट चीफ्स के चेयरमैन जनरल डैन कैन एक तरफ बैठे थे। उनके साथ CIA डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ भी थे। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और ईरानियों से संपर्क में रहने वाले उनके स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ भी इस बैठक में शामिल थे। इस मीटिंग में जानबूझकर इतने कम लोगों को बुलाया गया ताकि खबर बाहर लीक न हो। वहां मौजूद लोगों के अलावा बड़े बड़े मिनिस्टर्स और बड़े बड़े अधिकारियों को पता नहीं था कि ऐसी कोई बैठक हो रही है। वाइस प्रेसिडेंट JD वांस अजरबैजान में थे और इतनी जल्दी में बैठक बुलाई गई कि वो वापस नहीं लौट पाए और उस बैठक में शामिल नहीं हो पाए। नेतन्याहू ने अगले दिन 1 घंटे में जो प्रेजेंटेशन दिया वो अमेरिका और इजराइल को मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े इलाके में एक बड़े युद्ध की राह में धकेलने वाला था। इस बैठक के बाद कई दिनों तक व्हाइट हाउस में चर्चाएं होती रही। ट्रंप ने इन चर्चाओं में अपने विकल्पों और जोखिमों को तौला और आखिरकार इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने की हरी झंडी दे दी। गौर से सुनिए पूरा मामला। 11 फरवरी को सिचुएशन रूम में नेतन्याहू ने जोरदार दलील दी। उन्होंने कहा कि ईरान में रिजीम चेंज करने का समय आ गया है और अमेरिका इजराइल मिलकर इस्लामिक रिपब्लिक का अंत कर सकते हैं। उन्होंने ट्रंप को एक छोटा सा वीडियो दिखाया, वीडियो प्रेजेंटेशन, जिसमें ईरान की सरकार गिरने के बाद नए संभावित नेताओं का मोन्टाज था।
उसमें रेजा पहलवी का भी नाम था, ईरान के आखिरी शाह के बेटे जो वाशिंगटन में रहते हैं और खुद को ईरान की सत्ता के दावेदार के तौर पर पेश करते रहते हैं। नेतन्याहू और उनकी टीम ने दावा किया कि जीत लगभग तय है। ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को कुछ हफ्तों में खत्म किया जा सकता है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं कर पाएगा। पड़ोसी देशों में अमेरिकी हितों पर हमले की संभावना भी बहुत कम है। मोसाद की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की सड़कों पर बहुत से प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे। इजरायली खुफिया एजेंसी मदद कर देगी और विद्रोह भड़का देगी। भारी बमबारी से ईरानी रिजीम को उखाड़ फेंकने में कामयाबी हासिल की जा सकती है। ईरान की रिजीम के सुप्रीम लीडर्स को टारगेट किया जा सकता है। इसके अलावा इराक से ईरानी कुर्द लड़ाके सीमा पार करके जमीन पर मोर्चा खोल सकते हैं, जिससे ईरानी सेना चारों तरफ से फैल जाएगी और ईरानी रिजीम ढह जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। नेतन्याहू ने सब कुछ बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ एक सुर में बताया। मतलब नेतन्याहू की प्लानिंग का हिस्सा था खामेनेई की हत्या, सुप्रीम लीडर की हत्या। ट्रंप को यह सब पसंद आया। ट्रंप ने कहा, मुझे तो अच्छा लग रहा है। नेतन्याहू के लिए ये बात ग्रीन सिग्नल जैसी थी। बैठक से सिर्फ नेतन्याहू नहीं, ट्रंप के कई सलाहकार भी यही समझकर निकले कि प्रेसिडेंट ट्रंप मन लगभग बना चुके हैं। ट्रंप नेतन्याहू की सैन्य और खुफिया ताकत के वादों से बहुत प्रभावित दिख रहे थे। उसी दिन कैबिनेट रूम में नेतन्याहू ने अमेरिकियों का ध्यान ईरान के 86 साल के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की तरफ खींचा और कहा कि वो उनके लिए खतरा है। जब किसी ने जोखिमों के बारे में पूछा तो नेतन्याहू ने माना कि जोखिम है, लेकिन उनका मुख्य जो दलील थी उनकी ये थी कि हमला न करने का जोखिम हमला करने के जोखिम से ज़्यादा बड़ा है। अगर हम देर करेंगे तो ईरान अपने मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम को मजबूत कर लेगा। अगले दिन 12 फरवरी को सिर्फ अमेरिकी अधिकारियों की फिर बैठक हुई। ट्रंप के आने के पहले 2 सीनियर इंटेलिजेंस अधिकारी ने ब्रीफिंग दी। उन्होंने नेतन्याहू के प्लान को 4 हिस्सों में बांटा। सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई को मारना, दूसरा ईरान की मिलिट्री ताकत को तोड़ना, और तीसरा ईरान के अंदर विद्रोह को भड़काना, और चौथा रिजीम चेंज करके किसी अपनी पसंद के लीडर को सत्ता सौंपना। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि पहला और दूसरा हिस्सा तो मुमकिन है, लेकिन तीसरा और चौथा हिस्सा बेतुका है या हास्यास्पद है। खासकर कुर्दों के जमीन से हमला करने वाली बात हकीकत से कोसों दूर है। CIA डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ ने भी नेतन्याहू की रिजीम चेंज करने वाली थ्योरी को हास्यास्पद कहा। मार्को रूबियो ने सीधा कहा, यह बकवास है। अमेरिकी जनरल डेन कैन ने कहा कि सर, इजरायली हमेशा ओवरसेल करते हैं, अपनी प्लानिंग पूरी ठीक से नहीं करते, लेकिन बेचते हैं। उन्हें पता है कि उन्हें हमारी ज़रूरत है, इसलिए वो इतना जोर लगा रहे हैं। मतलब ये ट्रंप को कहा गया कि इजरायल ऐसा चाहता है और अमेरिका को ट्रैप में ले रहा है, अमेरिका को इसमें इंगेज करना चाह रहा है। और यही आरोप लगातार ट्रंप पर अमेरिका में ट्रंप के विरोधी लगा रहे हैं कि लड़ाई तो इजरायल की थी, ईरान पर हमला तो इजरायल करना चाहता था। ईरान को एक तरह से उनके लीडर्स को मारना या उनके कमांडर्स को मारना या ईरान को सबक सिखाना या ईरान को जमींदोज करना, जो भी वो इजरायल चाहता था। उसकी लड़ाई में अमेरिका क्यों फंस गया? क्योंकि अमेरिका के कंधे का इस्तेमाल इजरायल ने किया या नेतन्याहू ने ट्रंप को इस लड़ाई में घसीट लिया और अमेरिका इस लड़ाई में फंस गया। वही इस प्लानिंग में NYT ने जो रिपोर्ट छापी है उससे भी यही पता चल रहा है। ट्रंप ने सुनकर कहा कि रिजीम उनकी समस्या है। हालांकि ट्रंप की बातों से क्लियर नहीं हुआ कि वो उनकी जब कह रहे तो इजरायली के लिए कह रहे थे या ईरानी को रेफर करके ये बात कर रहे थे। उनका फैसला मुख्य रूप से अयतुल्ला खामेनेई और ईरान के टॉप लीडर्स को मारने और ईरानी सेना को तोड़ने पर टिका था। आने वाले दिनों में चर्चाएं फिर जारी रही। हालांकि इस बीच जनरल केन ने बार बार यह चेतावनी दी कि ईरान पर बड़ा हमला अमेरिका के गोला बारूद के स्टॉक यानी इंटरसेप्टर्स को बुरी तरह से खत्म कर सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखना भी मुश्किल होगा, लेकिन ट्रंप को लगता था कि युद्ध बहुत छोटा और तेज हो सकता है। उस बीच ये भी कहा गया कि उस मीटिंग में अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने यह भी कहा कि उनके पास जो मिसाइल पावर है वो बहुत ज़्यादा है और उसको रोकने के लिए हम जितने इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल करेंगे वो हमारे ख़त्म हो सकते हैं, जो ज़्यादा महंगे। ये सब भी बात हुई। ट्रंप की सोच नेतन्याहू की सोच से काफ़ी मिलती थी। वो ईरान को बहुत खतरनाक दुश्मन मानते थे और 1979 से चले आ रहे इस्लामिक शासन को ख़त्म करने का मौका देख रहे थे। साथ ही ईरान ने 2020 में जनरल सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए ट्रंप को मारने की साजिश रची थी, ऐसा ट्रंप मानते थे, वो कहते थे। कैबिनेट में पीट हेग्सेथ युद्ध के सबसे बड़े समर्थक थे। मार्को रूबियो थोड़ी दुविधा में थे, लेकिन उन्होंने ट्रंप को मना नहीं किया। सूजी वाइल्स को भी चिंता थी,
लेकिन वो सैन्य फैसले में आगे नहीं आई। सबसे ज्यादा इस ऑपरेशन के विरोध में उपराष्ट्रपति जेडी वैंस थे। पहली मीटिंग में थे नहीं, बाद में वो शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ पूरे तौर पर युद्ध संसाधनों की भारी बर्बादी और महंगा होगा। वो चाहते थे कि अगर कुछ करना ही है तो लिमिटेड अटैक हो, टोटल वार नहीं। उन्होंने ट्रंप को चेतावनी भी दी कि युद्ध क्षेत्र में अराजकता फैला सकता है, कई मौतें हो सकती है या बहुत मौतें हो सकती है, और ट्रंप के अपने वोटर भी नाराज हो जाएंगे। फरवरी के आखिर में नई खुफिया जानकारी आई कि अयतुल्ला खामेनेई अपने टॉप अधिकारियों के साथ खुले में मीटिंग करने वाले हैं और ये हमला करने का सुनहरा मौका था। हालांकि ट्रंप अब भी हमले को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं दिख रहे थे। उनका मानना था कि अगर तेहरान न्यूक्लियर वेपन बनाने का रास्ता बंद कर दे तो बात हो सकती है। हालांकि उनके कई एडवाइजर्स के मुताबिक प्रेसिडेंट ट्रंप ने हफ्तों पहले ही अपना मन बना लिया था, बस उन्होंने अभी एग्जैक्ट टाइमिंग तय नहीं की थी। उधर नेतन्याहू उन्हें बार बार तेजी से आगे बढ़ने के लिए उकसा रहे थे। उसी हफ्ते जेरेड कुशनर, जो ट्रंप के दामाद भी हैं, और स्टीव विटकॉफ ने जेनेवा से ट्रंप को फोन किया। दोनों ओमान और स्विट्जरलैंड में ईरानी अधिकारियों के साथ 3 दौर की बातचीत कर चुके थे। इस बीच उन्होंने ईरान को बड़ा ऑफर भी दिया, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए लाइफ टाइम फ्री न्यूक्लियर फ्यूल देने का ऑफर किया। इसका मकसद था यह देखना कि तेहरान का यूरेनियम किस हद तक एनरिच्ड हो गया है और वाकई बिजली बनाने के लिए है या फिर बम बनाने की क्षमता के लिए। ईरानियों ने सीधा ऑफर ठुकरा दिया। उन्होंने कहा यह उनकी गरिमा पर हमला है। कुशनर और विटकॉफ ने वापस आकर ट्रंप को साफ साफ बता दिया, सर शायद हम कुछ न कुछ डील कर सकते हैं, लेकिन इस पे कई महीनों लग जाएंगे। अगर आप हमसे सीधा पूछ रहे हैं तो क्या हम आपकी आंखों में देखकर कह सकते हैं कि हम यह समस्या हल कर देंगे? तो सच तो यह है कि अभी बहुत रास्ता लंबा है। ईरानी अभी भी खेल कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ये एनवाईटी ने लिखा है। 26 फरवरी गुरुवार को शाम करीब 5 बजे सिचुएशन रूम में लास्ट मीटिंग हुई, आखिरी मीटिंग। ट्रंप ने सबकी राय ली। तब वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने कहा, मुझे लगता है यह बुरा आइडिया है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं, हमले की बात हो रही थी, तो मैं सपोर्ट करूंगा। व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स ने कहा कि अगर आप नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी समझते हैं तो आगे बढ़िए। सीआईए के डायरेक्टर रेडक्लिफ ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा, सुप्रीम लीडर को मारना संभव है। पीट हेग्सेथ, जो इस युद्ध के लिए सबसे उतावले थे, उन्होंने कहा हमें आखिरकार ये तो करना ही है, तो अभी कर लें। जनरल केन ने ट्रंप को इस मिशन के खतरे बताए, लेकिन कोई सीधी राय नहीं दी। मार्को रूबियो ने ट्रंप से कहा कि अगर लक्ष्य सिर्फ मिसाइल कार्यक्रम को खत्म करना है तो कर सकते हैं, लेकिन रिजीम चेंज गलत होगा। सबकी बात सुनने के बाद ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है यह करना चाहिए। हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन ना हो और वो इजराइल या पूरे रीजन में मिसाइलें न चला सके। तब जनरल केन ने ट्रंप से कहा कि वो अगले दिन दोपहर 4 बजे तक उन्हें ग्रीन सिग्नल दे दें। अगले दिन एयरफोर्स 1 पर जनरल केन की डेडलाइन से 20 मिनट पहले ट्रंप ने हमले का ऑर्डर देते हुए जनरल केन को मैसेज भेजा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को मंजूरी दी जाती है, कोई रद्द नहीं, शुभकामनाएं। और उसके बाद जो हुआ आप जानते हैं। 28 फरवरी को पहले ही दिन जबरदस्त हमले में ईरान में एक ठिकाने पर मीटिंग कर रहे ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई और उनके साथ बहुत सारे कमांडर्स, लीडर्स जबरदस्त बारूदी हमले में मारे गए। और उसके बाद लगातार 38 दिनों तक क्या हुआ, इस पर हम बहुत बार, दर्जनों बार, 50 बार बात कर चुके हैं, दोहराने का कोई फायदा नहीं। लेकिन हुआ यही कि ट्रंप के लिए नेतन्याहू की तरफ से जो प्रेजेंटेशन दिया गया, जो भरोसा दिया गया, मोसाद ने नेतन्याहू को जो भरोसा दिया, वो पूरी प्लानिंग जो ट्रंप को दिखाई और बताई गई, वो प्लानिंग 72 घंटे में फेल हो गई। ट्रंप को एहसास हो गया। जब 72 घंटे बाद, सुप्रीम लीडर के मारे जाने के 72 घंटे बाद, और उसके बाद तो लगातार 38 दिन बाद तक भी ईरान उसी तरह से मिसाइलें दागता रहा। ईरान पर लगातार अमेरिका हमले करता रहा और इजराइल हमले करता रहा। लगातार कारपेट बमबारी होती रही। हर रोज ईरान के कमांडर मारे जाते रहे, लीडर्स मारे जाते रहे, आईआरजीसी के लीडर्स मारे जाते रहे। बावजूद इसके ईरान टिका रहा और तब लगा ट्रंप को कि ये गर्दन तो फंस गई है। और इसलिए ट्रंप के अगर बयानों को देखेंगे 3 मार्च के बाद से अब तक, तो न जाने कितने तरह के बयान दिए, एक लंबी लिस्ट है। 3 मार्च को ही पहली बार ट्रंप ने कह दिया था कि हमने युद्ध जीत लिया। 6 मार्च को कह दिया ईरान
को बिना शर्त सरेंडर करना चाहिए। और उसके बाद हमने ईरान को हरा दिया, 7 मार्च को उन्होंने कहा। तो इस तरह से बयान देते गए, कभी लग रहा था हम जीत रहे हैं, कभी लग रहा है फंस रहे हैं, कभी लगता है गर्दन फंस गई, कभी लगता है ईरान तो पीछे हट नहीं रहा। ये पूरी कहानी जिस पर हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। तो इसलिए हमने कहा कि इन दोनों की तो लंका लग गई। दोनों ने जो सोचा था, या नेतन्याहू ने जो प्लानिंग करके ट्रंप को बताया था कि आप 4-6 दिन में निकल जाएंगे इस लड़ाई से और हम निपटा देंगे, क्या हुआ आप जानते हैं। सीज फायर हुआ ट्रंप की तरफ से, शर्तें अभी ईरान की है। 15 दिन बाद क्या होगा देखते हैं। लेकिन ईरान पूरी मजबूती के साथ, पूरे इकबाल और बुलंद हौसले के साथ, उस पूरी प्लानिंग के साथ जो आयतुल्लाह खामेनेई या लीडरशिप ने की होगी कि वो न रहें, वो शहीद हो जाएं या मारे जाएं, तब भी वो सिस्टम काम करता रहे और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देता रहे। वो प्लानिंग ईरान की थी कि ये 38-39 दिन तक भी ईरान जंग में डटा रहा, लड़ता रहा। अब सीज फायर है, 15 दिन बाद जो होता है देखते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मकसद था ये बताना एनवाईटी के हवाले से कि अमेरिकी अखबार लिख रहा है कि किस तरह से अमेरिका इस ट्रैप में फंसा, किस तरह से अमेरिका ने, ट्रंप ने कोई प्लानिंग नहीं की थी। ऐसी दर्जनों रिपोर्ट पिछले 20 दिन 25 दिन में अमेरिकी अखबारों में छपी है। तो फिलहाल नमस्कार।